हेलो फ्रेंड्स, मैं नमज वैष्णवी सिंधिया एंड वेलकम टू माय चैनल द लाइफ नॉलेज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी और तभी आप इस वीडियो को भी समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमीर डैडी के अकॉर्डिंग पैसा वास्तविक नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार याद दिलाते थे कि गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग तो पैसे बनाते हैं। तुम धन को जितना ज्यादा वास्तविक मानोगे उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करोगे। यदि तुम इस विचार को दिल में उतार लोगे कि धन असली चीज नहीं है तो तुम ज्यादा तेजी से ज्यादा अमीर बन सकते हो। हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह लगभग तुरंत ही भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है, जबकि अप्रशिक्षित मस्तिष्क बहुत गरीबी भी उत्पन्न कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं वित्तीय विकास हासिल करने के लिए दो मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूँ, रियल एस्टेट और स्मॉल कैप शेयर। मैं जो करता हूँ आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ। वित्तीय दृष्टि से सफल होने के लिए तो बस सरल गणित और सहज बोध की ही जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुक पे आते हैं। उदाहरण देने के 5 कारण हैं। पहला, लोगों को अधिक सीखने के लिए प्रेरित करना। दूसरा, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर बुनियाद सुदृढ़ है तो पैसे का महल बनाना आसान है। तीसरा, यह दिखाने के लिए कि भारी दौलत कोई भी इकट्ठी कर सकता है। चौथा, यह दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लाखों तरीके हैं। पांचवा, यह दिखाने के लिए कि यह रॉकेट विज्ञान जितना जटिल मामला नहीं है। 1989 में मैं पोर्टलैंड ओरेगन में एक खूबसूरत इलाके में जॉगिंग करता था। यह एक उपनगर था, लेकिन इसमें छोटे छोटे मकान थे। वे छोटे और प्यारे थे। मुझे लगता था कि लिटिल रेड राइडिंग हुड नानी के यहाँ जाने के लिए वहां फुटपाथ पर फुदकती दिखेगी। हर कहीं बिकाऊ है के साइन बोर्ड नजर आते थे। इमारती लकड़ी का बाजार बहुत बुरे हाल में था। शेयर बाजार अभी अभी लुढ़का था और अर्थव्यवस्था मंदी हो गई थी। एक सड़क पर मुझे बिकाऊ है का एक साइन बोर्ड दिखा जो बाकी से ज्यादा पुराना था। यह पुराना दिख भी रहा था। एक दिन इसके पास से गुजरते हुए मैं मालिक से टकराया जो परेशान हालत में था। मैंने पूछा, आप अपने मकान का कितना मांग कर रहे हैं? मालिक मुड़ा और कमजोर मुस्कान देते हुए बोला, मुझे प्रस्ताव दें। यह 1 साल से ज्यादा समय से बिकाऊ है, कोई भी इसे देखने तक नहीं आता। मैंने कहा, मैं इसे देखूंगा, और मैंने आधा घंटा बाद उसकी मांगी कीमत से $20,000 कम में मकान खरीद लिया। यह 2 बेडरूम का सुंदर छोटा मकान था जिसमें सभी खिड़कियों पर प्यारी सजावट थी। यह हल्का नीला था जो भूरापन लिए था और यह 1930 में बना था। अंदर पत्थर की एक सुंदर फायरप्लेस और 2 छोटे बेडरूम थे। किराए पर उठाने के लिए यह आदर्श मकान था। मकान दरअसल $65,000 का था, लेकिन मैंने उसका सौदा $45,000 में किया था। मैंने मालिक को $5,000 का डाउन पेमेंट दिया। मकान अच्छा था, समस्या सिर्फ इतनी थी कि कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था। मालिक 1 सप्ताह में मकान खाली कर गया। वह इससे पीछा छुड़ाकर खुश था और मेरा पहला किराएदार उसमें रहने आ गया जो स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर था। मार्गेज, खर्च और मैनेजमेंट फीस देने के बाद मेरी जेब में हर महीने लगभग $40 आ जाते थे। यह ज्यादा रोमांचक नहीं था। 1 साल बाद ओरेगन का रियल एस्टेट बाजार मंदी से उबरकर बढ़ने लगा। कैलिफोर्निया के निवेशक जिनके पास चढ़ते रियल एस्टेट बाजार से मिले पैसों की गर्मी थी, उत्तर की ओर आ रहे थे और ओरेगन तथा वाशिंगटन में खरीदारी कर रहे थे। मैंने वह छोटा मकान कैलिफोर्निया के एक युवा दंपत्ति को $95,000 में बेच दिया, जिन्हें यह बेहतरीन सौदा लगा। लगभग $40,000 का मेरा कैपिटल गेन 1031 टैक्स रहित एक्सचेंज में रख दिया गया और मैं इस पैसे को लगाने के लिए किसी दूसरे मकान की खरीदारी में जुट गया। 1 महीने के भीतर मुझे विबर्टन ओरेगन में इंटेल प्लांट के ठीक पास 12 यूनिट का एक अपार्टमेंट हाउस मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उस जगह की क्या कीमत है। यहाँ भी वे बस इसे बेचकर जैसे तैसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। $4,50,000 की इमारत के लिए मैंने $2,75,000 का प्रस्ताव दिया। वे $3,00,000 में तैयार हो गए। मैंने इसे खरीदा और 2 साल तक अपने पास रखा। उसी 1031 एक्सचेंज प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए हमने उस इमारत को $4,95,000 में बेच दिया और इस पैसे से फिनिक्स एरिजोना में 30 यूनिट की अपार्टमेंट इमारत खरीद ली। हम तब तक फिनिक्स जाकर रहने लगे थे और हमें वैसे भी बेचने की जरूरत थी। जो मंदी का हाल पहले ओरेगन बाजार का था, वही इस वक्त फिनिक्स के रियल एस्टेट बाजार का भी था।
फिनिक्स में 30 यूनिट की अपार्टमेंट बिल्डिंग की कीमत $8,75,000 थी, जिसमें $2,25,000 का डाउन पेमेंट करना था। 30 यूनिट से आने वाला कैश फ्लो हर महीने $5,000 से थोड़ा अधिक था। एरिजोना का बाजार ऊपर बढ़ने लगा और कुछ साल बाद कोलोराडो के एक निवेशक ने उस जायदाद के बदले $12 लाख देने का प्रस्ताव रखा। इस उदाहरण का सबक यह है कि किस तरह एक छोटी राशि बढ़कर एक बड़ी राशि बन सकती है। एक बार फिर यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, निवेश रणनीतियों, बाजार की समझ और कानूनों की समझ का मामला है। यदि लोग इन विषयों में माहिर नहीं हैं, तो स्पष्ट रूप से उन्हें सामान्य सलाह पर अमल करना चाहिए, जिसके अनुसार इंसान को सुरक्षित खेलना चाहिए, अपने निवेशों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और सिर्फ सुरक्षित निवेशों में निवेश करना चाहिए। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या यह होती है कि वे प्रायः कुछ ज्यादा ही साफ सुथरे रहते हैं, यानी उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि मुनाफे की संभावना कम हो जाती है। ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जोखिम भरे सौदों को इसलिए नहीं छूते हैं ताकि अपनी और अपने ग्राहकों की रक्षा कर सकें। यह समझदारी भरी नीति भी है। असल गर्मा गर्म सौदे नौसिखियों के सामने पेश नहीं किए जाते। प्रायः सबसे अच्छे सौदे उन्हीं लोगों के सामने परोसे जाते हैं जो इस खेल को समझते हैं, और उन्हीं की वजह से अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं। जिस व्यक्ति को प्रबुद्ध निवेशक नहीं समझा जाता, उसके सामने जोखिम भरे सौदे पेश करना तकनीकी दृष्टि से गैर कानूनी है, लेकिन जाहिर है यह भी कभी कभार होता है। निवेशक के रूप में मैं जितना ज्यादा प्रबुद्ध बनता हूँ, मेरे सामने उतने ही ज्यादा अवसर आते हैं। जीवन भर अपनी वित्तीय बुद्धि बढ़ाने का एक और फायदा यह है कि आपके सामने ज्यादा अवसर पेश किए जाते हैं। इसके अलावा आपकी वित्तीय बुद्धि जितना ज्यादा होती है, यह परखना उतना ही आसान होता है कि सौदा अच्छा है या नहीं। यह आपकी बुद्धि ही है जो किसी बुरे सौदे को पहचान सकती है या किसी बुरे सौदे को अच्छा बना सकती है। मैं जितना ज्यादा सीखता हूँ, और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतने ही ज्यादा पैसे बनाता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ मेरा अनुभव और बुद्धिमत्ता दोनों ही बढ़ती जाती है। मेरे कुछ मित्र हैं जो इस खेल को सुरक्षित तरीके से खेल रहे हैं, अपने पैसे में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वित्तीय बुद्धि नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसे बढ़ने में समय लगता है। मेरी कुल जमा फिलॉसफी है अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना। यही मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरुआत करके बीज बो देता हूँ। कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। हमारे रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में कई मिलियन डॉलर की जायदाद है। यह हमारा खुद का REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इन मिलियन डॉलर निवेशों में से ज्यादातर 5,000 या 10,000 डॉलर जितने छोटे निवेशों से शुरू हुए थे। ये सभी डाउन पेमेंट्स खुशकिस्मत थे जो उन्हें तेजी से बढ़ता बाजार मिला और वे कर मुक्त होकर आगे बढ़े। बाद के वर्षों में हमने उन्हें कई बार खरीदा बेचा। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जो एक कॉरपोरेशन से सुरक्षित है, जिसे किम और मैं अपना निजी म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ मित्र हैं जो खास तौर पर हम जैसे निवेशकों के साथ सौदे करते हैं, जिनके पास हर महीने निवेश करने के लिए अतिरिक्त पैसे होते हैं। हम ज्यादा जोखिम वाली खतरनाक निजी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने वाली हों। लाभ कितनी तेजी से हो सकता है, इसका एक उदाहरण देखें। मान लें कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले उसके 1 लाख शेयर 25 सेंट के भाव पर खरीद लिए जाएं। 6 महीने बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाती है और शेयर का भाव $2 हो जाता है। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो भाव बढ़ता रहता है और वह शेयर $20 या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। ऐसे कई वर्ष रहे हैं जब हमारे निवेश किए हुए $25,000 1 साल से भी कम समय में $10 लाख बन गए। यह जुआ नहीं है, बशर्ते आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं। यह जुआ है अगर आप किसी सौदे में पैसा फेंक रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो। किसी भी चीज में महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी तकनीकी योग्यता, बुद्धि और खेल के प्रेम का इस्तेमाल करके नुकसान की आशंका को कम करें, जोखिम को कम करें। वैसे एक बात ध्यान रखें, जोखिम हमेशा रहता है। यह तो वित्तीय बुद्धि है जो संभावनाओं को बेहतर बनाती है। इस तरह एक व्यक्ति के लिए जो जोखिम भरा है वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कम जोखिम भरा होता है। यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार प्रोत्साहित करता हूँ कि वे शेयरों, रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों के बजाय अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करें। आप जितने ज्यादा चतुर होते हैं, आपकी सफलता के अवसर भी उतने ही ज्यादा होते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से जिन शेयरों में निवेश किया वे ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरे थे, इसलिए उनकी सलाह देने का सवाल ही नहीं है। मैं इस खेल को 1979 से खेल रहा हूँ और मैंने इसके लिए अपने हिस्से से ज्यादा का शिक्षण शुल्क चुकाया है।
लेकिन अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि ऐसे निवेश ज़्यादातर लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक क्यों होते हैं, तो आप अपने जीवन को इस तरह से बना सकते हैं ताकि $25,000 को एक साल में $10 लाख में बदलने की योग्यता आपके लिए कम खतरनाक हो। जैसा पहले बताया गया था, मैंने जो भी लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इस बात का उदाहरण देने के लिए यह बता रहा हूँ कि यह सरल और संभव है। मैं जो करता हूँ वह विराट योजना में छोटे आलुओं जैसा है, लेकिन आम आदमी के लिए हर साल $1 लाख की निष्क्रिय आमदनी अच्छी है और इसे पाना खास मुश्किल भी नहीं है। यह काम 5 से 10 साल के बीच किया जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार कैसा है और आप कितने चतुर हैं। यदि आप अपने जीवन के खर्च कम रखते हैं तो $1 लाख की अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम करें या ना करें। अगर आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं, या अगर आप चुनाव करें तो आप खाली भी रह सकते हैं और सरकारी टैक्स तंत्र का इस्तेमाल अपने खिलाफ करने के बजाय अपने पक्ष में कर सकते हैं। रियल एस्टेट मेरे निवेश की नींव है। मैं रियल एस्टेट से इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि यह अस्थायी और धीमी गति से चलने वाली होती है। मुझे ठोस नींव पसंद है। इससे मिलने वाला कैश फ्लो काफी स्थिर होता है और अगर प्रबंधन सही हो तो इसका मूल्य बढ़ने का अच्छा अवसर होता है। रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला होने के साथ अच्छी बात यह है कि इससे मुझे ज्यादा बड़े जोखिम लेने की अनुमति मिलती है, जैसा मैं खतरनाक शेयरों के साथ करता हूँ। अगर मुझे शेयर बाजार में भारी मुनाफा होता है तो मैं मुनाफे पर कैपिटल गेन्स चुकाता हूँ और बचे हुए पैसे को रियल एस्टेट में निवेश कर देता हूँ ताकि मेरी संपत्ति की नींव और ज्यादा मजबूत हो जाए। रियल एस्टेट पर एक और बात, मैं पूरे संसार की यात्रा कर चुका हूँ और निवेश करना सिखा चुका हूँ। हर शहर में मैं लोगों को कहते सुनता हूँ कि आप रियल एस्टेट सस्ते में नहीं खरीद सकते। मेरा अनुभव इसका ठीक उल्टा है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में भी शहर की बाहरी सीमा पर आकर्षक मौके होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में रियल एस्टेट के भाव काफी ऊंचे हैं, लेकिन वहां अब भी कार से छोटी दूरी के भीतर अच्छे मौके मौजूद होते हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को कहते सुनता हूँ आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उसे याद दिलाता हूँ कि उसे शायद यह कहना चाहिए, अब तक मैं नहीं जानता कि यहाँ ऐसे किया जा सकता है। बेहतरीन अवसर आंखों से नहीं दिखते हैं, वे तो दिमाग से देखे जाते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दौलतमंद नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास अपने ठीक सामने मौजूद अवसरों को पहचानने का वित्तीय प्रशिक्षण नहीं है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है मैं कैसे शुरू करूं। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में मैं 10 कदम बताऊंगा जिन्हें उठाकर मैंने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की। लेकिन याद रखें, इसमें हमेशा आपको मजा आना चाहिए। जब आप नियम सीख लेते हैं, निवेश की शब्दावली जान लेते हैं और अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाना शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से आप पाएंगे कि यह खेल उतना ही मजेदार है जितना कि दूसरा कोई खेल होता है। कई बार आप जीतते हैं और कई बार आप सीखते हैं, लेकिन आनंद हमेशा लें। ज्यादातर लोग कभी इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि वे हारने से बहुत ज्यादा डरते हैं। इसलिए मुझे स्कूल बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी होती हैं और गलतियां करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है। बहरहाल अगर हम इंसानों की सीखने की प्रक्रिया पर नजर डालें तो आपको पता चल जाएगा कि हम गलतियां करके ही सीखते हैं। हम गिरकर चलना सीखते हैं। अगर हम कभी ना गिरें तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही साइकिल चलाना सीखने के बारे में सच है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, लेकिन आज मैं बिना सोचे गाड़ी चला सकता हूँ। यही अमीर बनने के बारे में भी सच है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर ना होने का मुख्य कारण यह है कि वे हारने को लेकर दहशत में होते हैं। विजेता हारने से नहीं घबराते हैं, लेकिन पराजित घबराते हैं। असफलता तो सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बचते हैं। मैं पैसे को काफी कुछ अपने टेनिस के खेल जैसा मानता हूँ। मैं जमकर खेलता हूँ, गलतियां करता हूँ, सुधारता हूँ, ज्यादा गलतियां करता हूँ, सुधारता हूँ और बेहतर बनता हूँ। अगर मैं मैच हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शनिवार को मिलते हैं। निवेशक 2 तरह के होते हैं। पहला और सबसे आम प्रकार का निवेशक वह होता है जो बने बनाए निवेश खरीदता है। वह रिटेल आउटलेट जैसे रियल एस्टेट कंपनी, स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर के पास जाकर निवेश खरीद लेता है। यह म्यूचुअल फंड, REIT, शेयर या बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। यह निवेश करने का साफ सुथरा और आसान तरीका है। इसकी एक उपमा वह खरीदार है जो किसी कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखकर कंप्यूटर खरीद लाता है। दूसरे प्रकार का निवेशक वह होता है जो निवेश उत्पन्न करता है। यह निवेशक आमतौर पर सौदे को उसी तरह असेंबल करता है जिस तरह कंप्यूटर के पार्ट खरीदने वाला कंप्यूटर बनाता है।
मैं कंप्यूटर पार्ट को असेंबल करने के बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आर्थिक अवसरों के पार्ट्स को कैसे असेंबल किया जाता है, या उन लोगों को जानता हूँ जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का निवेशक ज्यादा पेशेवर होता है। कई बार सारे हिस्सों को असेंबल करने में बरसों लग जाते हैं और कई बार वे कभी असेंबल नहीं हो पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे प्रकार का निवेशक बनने के लिए प्रोत्साहित किया था। यह सीखना महत्वपूर्ण है कि पार्ट्स को एक साथ असेंबल कैसे किया जाए, क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मौका होता है। लेकिन अगर लहरें आपके खिलाफ हो जाएं तो कई बार भारी नुकसान की आशंका भी होती है। अगर आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य योग्यताएं विकसित करने की जरूरत है। पहला, कोई ऐसा अवसर खोजें जिसे बाकी सभी ने नजरअंदाज कर दिया हो। आप अपने दिमाग से वह देख लेते हैं जो दूसरे लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे एक मित्र ने एक पुराना खस्ता हाल मकान खरीदा। वह भूतहा दिखता था। हर कोई इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसने इसे क्यों खरीदा। हमने जो नहीं देखा और उसने जो देख लिया वह यह था कि उस मकान के साथ 4 खाली प्लॉट भी मिल रहे थे। उसे यह बात टाइटल कंपनी जाने के बाद पता चली। मकान खरीदने के बाद उसने मकान तोड़वा दिया और 5 प्लॉट एक बिल्डर को बेच दिए। उसे अपने निवेश से 3 गुना ज्यादा कीमत मिली। 2 महीने की मेहनत के बदले उसने $75,000 कमा लिए। यह बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह न्यूनतम तनख्वाह को तो हरा ही देती है और यह तकनीकी दृष्टि से कठिन भी नहीं है। दूसरा, पैसे जुटाना। आम आदमी पैसे जुटाने के लिए सिर्फ बैंक तक जाता है, मगर दूसरे प्रकार के निवेशक को यह पता होना चाहिए कि पूंजी कैसे जुटाई जाती है और बैंक जाए बिना कितने तरीकों से पैसे की व्यवस्था की जाती है। शुरुआत में ही मैंने सीख लिया था कि बैंक से कर्ज लिए बिना मकान कैसे खरीदे जाते हैं। मकान खोजने के बजाय पैसे जुटाने की योग्यता सीखना मेरे लिए बेशकीमती साबित हुआ। अक्सर मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ, बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रहा है या मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। यदि आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की जरूरत है कि उस बाधा को कैसे दूर करें जिसके सामने आने पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। यदि आप इस बाधा को पार कर सके तो आप उन लोगों से लाखों डॉलर आगे होंगे जो ये योग्यताएं नहीं सीखते हैं। ऐसे मौके रहे हैं जब मैंने कोई मकान, शेयर या अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीद ली, हालांकि मेरे बैंक में एक धेला भी नहीं था। मैंने एक बार एक अपार्टमेंट हाउस $1.2 मिलियन में खरीदा। मैंने विक्रेता और क्रेता का लिखित अनुबंध करके इसे पक्का कर दिया। फिर मैंने 1 लाख का बयाना उधार लिया, जिससे मुझे बाकी पैसा इकट्ठा करने के लिए 90 दिन का समय मिल गया। मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि उस मकान की असली कीमत $2 मिलियन थी। दरअसल पूरा पैसा इकट्ठा करने की नौबत ही नहीं आई। इसके बजाय जिस व्यक्ति ने $1 लाख उधार दिए, उसने मुझे सौदा खोजने के बदले $50,000 दिए। वह मेरी जगह पर आ गया और मैं उस सौदे से बाहर हो गया। इस काम में लगा कुल समय 3 दिन। एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, आप जो खरीदते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वह होता है जो आप जानते हैं। निवेश करने का ताल्लुक खरीदने से कम, जानने से ज्यादा होता है। तीसरा, चतुर लोगों को संगठित करें। बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति के साथ काम करते हैं या उसकी सेवा लेते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो अपने सलाहकार समझदारी से चुनें। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पुरस्कार गगनचुंबी हो सकते हैं। अगर आप इन योग्यताओं को नहीं सीखना चाहते हैं तो मैं आपको पहले प्रकार का निवेशक बनने की सलाह दूंगा। आप जो जानते हैं वह आपकी सबसे भारी पूंजी है। आप जो नहीं जानते हैं वह आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए जोखिम से बचने के बजाय इसका प्रबंधन करना सीखें। आगे की पेज पर हम कल चलेंगे। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।